बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका वीकेंड बहुत अच्छा सा गुजरा है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मुझे मोहम्मद कामरान अब्बासी कहते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आयशा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर दिन का आगाज अच्छा हो, दिन का आगाज अच्छा हो तो बाकी दिन जो है वो भी आपका अच्छा गुजरता है। हमारे प्रोग्राम से आपका दिन का आगाज हो रहा है तो आई एम श्योर अबाउट इट कि आपका जो बाकी का दिन है वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज मैं एक बहुत ही उम्दा बात पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि बांटने से शायद आपके पास कोई चीज ना हो बांटने के लिए, लेकिन शुक्र अदा करने के लिए आपके पास यकीनन कुछ ना कुछ होगा, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड भाई हम तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उठ के खुर्शीद का सामान्य सफ़र ताज़ा करे। बड़ा ज़रूरी होता है कि सुबह जब आप उठ रहे होते हैं ना, तो उठते हुए आपके अंदर एक एनर्जी आपको फील हो रही होती है विच यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज डेज। आपको महसूस हो रहा है। मैं इनको कह रही थी कि ये डेजा वू चल रहा है, ये शाम में भी आ रहे होते हैं और ये दिन में भी आ रहे होते हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से। बस वो एनर्जी कहाँ से आती है? मैं बस द थिंग इज दैट कि हम इससे पहले जब बात कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे, कुदरत आपको आजमाती है और जब आपको कुदरत आजमा रही होती है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ बहुत उम्दा आपके लिए वेट कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है एंड द रीजन आई एम लाइक यू नो दैट मच एनर्जेटिक अबाउट इट। बहुत अच्छी बात है और ये सोच होनी चाहिए। ये सोच नहीं होगी ना, क्योंकि कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, वही आप मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे बड़ों ने किसी वजह से कहा था कि अच्छा सोचा करो तभी अच्छा मिलेगा। अच्छा जी, सिर्फ अच्छा सोचना ही काफ़ी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस देना, अच्छी तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं और इसी तरह का रिजल्ट हमें मिले भी हैं। हमारे पहली स्टोरी के अंदर बताने लगे। क्या है स्टोरी? एशियन राइजिंग स्टार्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में भारत को पूरी टीम जो है वो 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में माज सदाकत की बैटिंग जो थी वो बहुत शानदार रही, कमाल की रही है। बॉलिंग भी हमारी जानदार थी। माज की अगर बात करें 79 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद नईम ने 14 बनाए। यासिर खान 11 रन बनाकर आउट हो गए और मोहम्मद फाइक जो है वो 16 रन पर नॉट आउट भी रहे हैं। 7 चौके लगाए। भारत के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भी भेजा गया और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। भाई कमाल हो गया। मैं कहती हूँ कि अगर ये हमारा टैलेंट है जो हमने रिजर्व करके रखा हुआ है और इन्होंने जाना है कल हमारी टीम के अंदर, तो भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अच्छा मैं अगर बात करूं क्रिकेट की ना, तो 2 मौकों पर इंतहाई खुश होता हूं। एक वो जब पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा देता है और दूसरा वो जब भारत किसी भी टीम से हार जाती है। सो इस बार तो हमारे अपने शाहीनों ने भारत को शिकस्त दी है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी। और हम ये जो कंपटीशन है इसके सेमीफाइनल में पहुंच भी चुकी हैं, लेकिन भारत को अभी मजीद जो है ना एक और मैच खेलना पड़ेगा। उसके बाद ही डेफिनेटली पता चलेगा कि वो सेमीफाइनल में आता है या नहीं आता है। अच्छा जी, अगली स्टोरी जो है ना हमारी वो भी खेल के मैदान से है, लेकिन खेल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पुर्तगाल ने आर्मीनिया को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? पुर्तगाल की टीम के बारे में ये हमेशा कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्योंकि उनकी टीम के अंदर है इसलिए हमेशा जीत जाती है। इस टीम के अंदर नहीं थे वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है। इतवार को आर्मीनिया को 9-1 से उन्होंने शिकस्त दी। इमेजिन दैट, 9-1 से विदाउट रोनाल्डो। एब्सोल्युटली, लेट मी बी क्लियर अबाउट इट। क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है इस जीत के साथ और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। बात की जाए अगर जो आला प्लेयर्स से जिन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, उनमें ब्रूनो फर्नांडिस और जुआओ नेवेस थे जिन्होंने हैट्रिक स्कोर की। 3-3 गोल दोनों ने स्कोर किए। भाई दैट वाज फैंटास्टिक। मैंने देखा तो नहीं मैच, लेकिन जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है ना इसके बारे में मैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको बता सकती हूँ 9-1 से जीतना एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। और वो खासतौर फुटबॉल में और रोनाल्डो के बगैर भाई मेरे लिए तो ये ज्यादा बड़ी खबर थी, क्योंकि आपको पता ना कि इससे पहले जो मैच था उसमें रेड कार्ड मिला था रोनाल्डो को, जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके थे। फुटबॉल में वैसे आपको इंटरेस्ट है? इससे पहले कि हम नेक्स्ट में जाएं, यू लाइक फुटबॉल?
इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं फुटबॉल क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि यूजुअली जो नौजवान लड़के होते, जब मैं नौजवान था उस वक्त में, अभी भी नौजवान है, कोई बात नहीं। उस वक्त में क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। अच्छा। फुटबॉल मुझे बहुत पसंद थी एंड आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर बाय द वे। अच्छा, आपने खेली भी? अरे वाह, आपकी फिटनेस का राज भी मुझे यही लग रहा है। अच्छा जी, फिटनेस के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अच्छी फजाओं में भी रहें, तो यूरोप की फजाओं की तरफ आपको लेकर चलते हैं जहां पर करतब दिखाते दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स की दिलचस्प वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई हुई है। इन खतरनाक करतबों को अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं, साथ ही साथ बहुत डेंजरस भी लग रहे हैं। वो वाले ये करतब है जिनके बारे में कहा जाता है कि डोंट ट्राई दिस एट होम। ऐसे तो होम पे ट्राई भी नहीं किया जा सकता। स्काई डाइविंग के तो लोगों को बहुत शौक होता है, मुझे बहुत शौक था। आपने कभी स्काई डाइविंग की? मैंने दुबई में बहुत उम्दा, अब तो खैर काफी और ममालिक में भी करवाते हैं। आपने की भी है? इससे बहुत पहले, लाइक आई डोंट नो, इट्स बीन लाइक इयर्स नाउ, कि जब दुबई में सिर्फ होती थी उस वक्त मैंने स्काई डाइविंग की थी। बहुत उम्दा एक्सपीरियंस होता है स्काई डाइविंग का, और आप एक और फेज में होते हैं, into another realm, you feel like you are in. Absolutely. दुनिया से बिल्कुल आप ना बाहर होते हैं, और आप जो एड्रेनलिन होता है ना आपका, वो बहुत पीक लेवल पे होता है जब आपका। तो दोबारा आपने फिर कोशिश नहीं की? नहीं, मौका ही नहीं मिला। एक तो या छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी भी नहीं मिली। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं थोड़ी सी जिन्होंने नहीं किया तो थोड़ा सा दिल को आपको लगता है, दिल आपका भारी होता है, लेकिन करना चाहिए एक मर्तबा जिंदगी। लेकिन आजकल जो खबरें आ रही है ना, स्पेशली पॉलिटिक्स के बारे में, उनको सुन सुन के मेरा दिल थोड़ा भारी होना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा बता देते हैं आपको। हुकूमत ने 27वीं आईनी मरहला कामयाबी से कर लिया है मुकम्मल। काफी शोर शराबा हुआ, हमें नजर आया कि पार्लियामान से वॉकआउट भी किया गया अपोजिशन की जानिब से, लेकिन फिर भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। विफाकी आईनी अदालत में आज से मुकदमात की समाअत का आगाज होगा। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। और अब इस सारी सिचुएशन के बाद कुछ बड़े इस्तीफे भी आए थे, उनके पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन सियासी मंजरनामे पर हमें बड़ी हलचल नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई और अपोजिशन जमात जो हैं वो इस हवाले से इसको ना सिर्फ सख्ती से मुस्तरद कर भी चुके हैं, बल्कि सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ाना भी चाह रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रखा है। अब बात यह है कि क्या वो एहतजाजी तहरीक उस लेवल की हो सकती है जिस लेवल की वो चाहते हैं? क्या इस वक्त इस पोजीशन में हैं वो लोग कि वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक को आप चला सकें? मेरा सवाल यह है कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती? पहली बात यह है कि क्या वो इस पोजीशन में भी आते हैं कि वो इतने लोगों को इकट्ठे कर पाएं, या फिर वो इवन बाहर भी निकल सकें, इस बारे में ऐलान भी कर सकें? ऐसा ही है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब 27वीं तो हो गई, 28वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है, और उसके बारे में गवर्नमेंट ये क्लेम करी कि उसमें आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब बहरहाल हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें तज्जिया जो है ना वो ज़रा ले लेना चाहिए। तो ना अपोजिशन ना हुकूमत, हम लेकर आते हैं सीनियर पॉलिटिशियन है शेर अफजल मरवत साहब, उनका तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 27वीं आईनी तरमीम हम सब जानते हैं मंजूर हो गई है। PTI हो, दीगर अपोजिशन जमातें हो, सब ने भरपूर मुखालफत की है इसकी। आपकी ज़ाती तौर पर अगर मैं पूछूं, क्या राय है इस तरमीम के बारे में? अपोजिशन की मुखालिफत ये मुखालिफत नहीं होती है कि आप आइन की कापियाँ फाड़ दें और शोर गौका कर दें। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन चाहे सूबाई असम्बलियों में हो चाहे मरकज़ में हो, अब अपोजिशन जो है उस तमाम अपोजिशन का पर्सनल इंटरेस्ट इस इन हालात में पैदा हो चुका है। कम ही एमएनएज होंगे जो नए इलेक्शन की सूरत में या तो उनको टिकट दिए जाएंगे या फिर अवाम उनको मुंतखब करेगी। क्योंकि ये जो हुआ 2-2.5 साल में या 2 साल में पार्लियामान के अंदर, मेरा ख्याल है बलियाज़ मजमूई जुमला एमएनएज जो हैं या 90% एमएनएज का जो किरदार हैं वो कोई इत्मीनान नहीं है। और जिस तरीके से आईनी तरमीम हुई तो लिहाजा अगर मेरिट पे इलेक्शन होते हैं तो फिर शायद कम ही लोगों का चांस होगा। आवाम शायद इस सकूत को तोड़ना चाहेंगे और ऐवान में ऐसे लोगों को लाना पसंद करेंगे जो कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा मरवत साहब, इससे पहले हम इंट्रो में भी एहतजाज के हवाले से बात कर रहे थे। अपोजिशन इत्तेहाद है, उनके सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि इस हवाले से कुछ कामयाबी उनको मिल सकती है? मेरा ख्याल है कि कोई तहरीक जो है फिल वक्त इसके लिए न कोई मोटिवेशन है, न कोई लोगों के जहन का जाविया बना हुआ है।
और पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है जो लोग कचहरियों में जाते हैं, इंसाफ ढूंढते हैं, उनको पता होता है कि निज़ाम अदल में तरमीमात से उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को फ़र्क पड़ता है महंगाई से। तो लिहाजा ये जो तहरीक है वो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, इसमें कमी पाकिस्तानियों को पता है कि आर्टिकल 243 क्या है, आर्टिकल 176 क्या है, आर्टिकल 199 क्या है, तो उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज चलाई जा रही है तो पीटीआई जो है वो 3 साल में बड़ी मार खा गई है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हुकूमत ने एहतजाजी तहरीकों को डील करना शुरू किया है, ट्रीट करना शुरू किया है, इससे भी बड़ी हौसला शिकनी हुई है लोगों की। तो लिहाजा मुझे कोई आसार ऐसे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी इस बात से कुछ हद तक इत्तफाक किया जा सकता है कि आवाम की ज़िंदगी में डेफिनेटली उस लिहाज से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम जानती है। अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, काफ़ी चर्चा हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की। और अभी भी जब शेर अफजल मरवत साहब हम आपसे बात करें तो वफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस आईनी तरमीम का। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको क्या नज़र आ रहा है? पीटीआई को सरदार अयाज सादिक साहब जो उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है, शेर अफजल साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी दावत दे चुके हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं हो रहे हैं। आप नहीं समझते कि थोड़ी सी लचक आनी ज़रूरी है पीटीआई के रवैये में अब? नहीं, ये तो जो बयानात हैं सरदार साहब के या बिलावल साहब के, वो बयानात की हद तक ही है। अच्छा। ये किसी भी सियासी पार्टी को मौजूदा सेटअप में बिलखसूस पीटीआई को 2.5 लाख की दावत तब दी जाएगी जब पीटीआई इस काबिल हो कि कोई हुकूमत की मामूलाती ज़िंदगी या हुकूमत के हिसाब किताब या निज़ाम पे एहतजाज के ज़रिए असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हो। ये सिर्फ रेटोरिकल स्टेटमेंट है, कोई नीयत नहीं है। माजी में जब भी पीटीआई को दावत दी गई तभी दी गई जब पीटीआई इस काबिल थी कि सड़कों पे हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को निकाल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने वक्त दिया। 27वीं तरमीम की तो बात हो रही है, साथ साथ 28वीं तरमीम की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तरमीम में नाराज दिखाई दिए क्योंकि वो हुकूमत के साथ बनता भी है, ये भी है। उन्होंने बाकायदा कहा भी कि हमने जो आपने बातें की हमारे साथ, हम दिल में जरूर रखेंगे। अब देखना यह है कि 28वीं तरमीम में क्या मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाता है, उनको भी अपने साथ बिठाया जाता है, या फिर सेम बातें रिपीट की जाएंगी। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ मजीद टॉपिक्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। जनाब, कहा जाता है कि अच्छा मेज़बान वो होता है जो मेहमान को ना पूरी तवज्जो दे, उसकी खातिर तवाज़ो करे, लेकिन हम कुछ इस तरह के मेज़बान हैं। आपको पता है कि कामरान जो है वो मेहमान है जब तक अनम मौजूद नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि कामरान क्योंकि इतने अच्छे एंकर हैं, हम इनको भेजते हैं लोक मेला जो कि 7 से 16 नवंबर तक जारी रहा था, और वहाँ पर जाकर ज़रा कवर करवाते हैं। और मैं कुछ अनऑफिशियल और ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकी। पहले इनसे ज़रा पूछ लेते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, देन आपको हम इनका पैकेज दिखाएंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ये कहूंगा कि हमने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया, लेकिन तो सोच क्या है? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने आपको बहुत मिस किया। वहां पर बहुत उम्दा किस्म का ये मेला लगा हुआ था, एंड पाकिस्तान के रंग थे, पाकिस्तान की सकाफत थी, हर तरफ पाकिस्तान की खुशबू थी। लोक मेला वैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वहां पर जाके गाने सुनने का, अतन डांस भी बाय द वे मैंने किया। अच्छा जी, बहुत। अब तो भाई फिर देखना बनता है, देख लेते हैं इससे पहले कि ये मजीद बता दे क्या क्या इन्होंने वहां पर किया। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में, जहां पर पाकिस्तान के रंग, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की खुशबू हर सू आपको दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के तमाम सूबे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं अपनी खुशबू के साथ, अपनी जुबान के साथ, अपनी सकाफत के साथ, और आपको आज तमाम पवेलियंस की सैर कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मौजूद है। पाकिस्तान की असल खुशबू, पाकिस्तान की असल पहचान आपको महसूस कराएंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे पीछे आप जो पवेलियन देख रहे हैं, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का पवेलियन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अपने झरनों के हवाले से मशहूर है, पानियों के हवाले से मशहूर है, अपने पहाड़ों के हवाले से मौजूद है। वहाँ के नौजवान हैं, बहुत पुरजोश होते हैं, उस हवाले से मशहूर है। पवेलियन में जाएंगे, वहाँ पर क्या कुछ है, खाने पीने के लिए क्या कुछ है, उनकी सकाफत में क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के पवेलियन के एक स्टॉल पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत शॉल्स मौजूद हैं और बाकी आप पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमजद भाटी। अमजद साहब, मुझे बताइएगा ये जो शॉल्स हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही आई हुई हैं? ये वहाँ का कल्चर है, लेकिन यहाँ भी तैयार करते हैं। बाज़ औरतें हैं जिनको हम देते हैं। अच्छा। गांव की औरतें वो तैयार करती हैं। ओके। क्योंकि हाथ का बारीक काम होता है। ये शॉल कितने की है? ये 2500 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक ख्याल है। ओके। ये कपड़ा कौन सा है? इसका एक और वो पश्मीना होता है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, मुझे वो बताएं। अपना कल्चर तो देखा हुआ है, पंजाब से ताल्लुक़ है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने बलूचिस्तान वाला एरिया जो है वो विज़िट किया, तो वहाँ पे वो बहुत खूबसूरत, उनका जो लोक नाच था वो बहुत खूबसूरत था। मुझे बताएं कि फूड में क्या पसंद है आपको? खाना देसी पंजाबी। कितने अरसे से आप ये मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं? ये हमारे बाप दादा का काम है जी, कोई 160 साल हो गए हैं हमारा सिलसिला ये चल रहा है ये वाला। अच्छा। हाँ जी। तो अभी भी क्या हाथ से बने बर्तन जो है उनकी डिमांड है? डिमांड है जी, बिल्कुल डिमांड है, लोग पसंद करते हैं। अभी हम बलूचिस्तान पवेलियन में मौजूद हैं और बलूचिस्तान की क्या ही बात है। क्या अगर बात की जाए उनकी हैंडमेड ड्रग्स की, क्या अगर बात की जाए उनकी हैंडमेड शॉल्स की, साज़ों की बात की जाए, सकाफती रक्स की बात की जाए, हर चीज़ उम्दा है। बलोची सज्जी की बात की जाए, क्या ही बात है। स्टॉल में जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे अल्लाह गुला कर रहे हैं। भाईजान मुझे बताइएगा ये क्या बना रहे हैं आप? ये दम्बूरा है भाईजान। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसको तकरीबन 20 से 25 दिन लगता है एक सास को बनाने में। ओके। और मुझे बताएं कि लकड़ी जो होती है बलूचिस्तान की ही होती है? जी हाँ, ये लकड़ी को हम अपने ज़बान में इसको परपो कहते हैं। अच्छा। ये पहाड़ों पे पाया जाता है, वो नायाब दरख्त है, इसका कोई बड़ा जंगल नहीं है, एक एक दरख्त है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से इसको काट के फिर ले आते हैं, फिर इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में सूरत में तराश के इसको जो है बनाते हैं। वो पीछे पड़े हैं, आप नज़र आ रहे हैं, ये सरोज है। ओके। ये भी सारा हैंडमेड ही होता है? जी हाँ, ये एक ही लकड़ी है। ये हमारे सिंगर इसके साथ गाना गाते हैं, इसको हमारे इलाके में बजाने वाले बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार हैं, बाहर मुल्कों को गए हैं हमारे इस बजाने वाले, और बहुत बड़े फनकार हैं। आप साज बना तो लेते हैं, साज बजा भी लेते हैं? थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ। थोड़ा बजा के दिखाएंगे आप हमें? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेंटिंग्स बनाई जा रही है, तो देखते हैं कैसे बनाई जा रही है पेंटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे पेंटिंग बना रहे हैं आप? सर ये लकड़ी को जला के बनाते हैं, बेसिकली इनको फायरोग्राफी कहते हैं। अच्छा। फायरोग्राफी में किसी चीज़ को जला के बनाना। ओके। और ये बलूचिस्तान में ही होता है? ये बलूचिस्तान में मैंने क्रिएशन किया है 2019 में। अच्छा, ये आपकी अपनी क्रिएशन है? वैसे यूजुअली होता नहीं है? नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारी आपने ये मैंने बनाई। ये दिखाइएगा ज़रा, ये पेंटिंग उतार सकते हैं? अब ऊपर वाली पेंटिंग जो है मैं देखना चाहूँगा, देखें कितनी वेरी नाइस। ये सब की सब जला के बनाई? हाँ, सारे जला के बनाए। क्या क्या ये आपके पास मौजूद है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, हमारे पास ये बलूचिस्तान की कल्चर है, ये परमानेंट शॉप है और इसमें हमारे पास यानी ऑल काइंड हैंडीक्राफ्ट होता है, यानी हैंडमेड कारपेट हो गया, डोर हैंगिंग हो गया, ड्रेस हो गया, वॉल हैंगिंग हो गया। मुझे थोड़ा बताएं कि ये बैठक किस लिए होती है और वहाँ पे हर घर में मौजूद होती है, बाहर मौजूद होती है, कैसे होता है ये? नहीं, ये हर घर में मौजूद होता है। अच्छा। जो ये पहले ज़माने का जो हम उसको उताक बोलते हैं। ओके। उर्दू में इसको बैठक बोलते हैं। जैसे कोई मेहमान आ जाए तो उसको इधर बिठाते हैं। ओके। और ये ओपन लगा होता है, कैसे होता है ये? नहीं, ये खैमा होता है कैसे? ये खैमा है, वो 4 दीवारी के अंदर होता है। अच्छा। जी हाँ। वहाँ पे बैठते हैं और खाना वगैरह इसमें ही सारों को होता है? सोना भी होता है, सिर्फ बैठने के लिए होती है? सोने का भी है, बैठने का भी है, फिर वो सब्जी है, कबाब है।
इस वक्त मैं पंजाब के पवेलियन में मौजूद हूँ। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की सकाफत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ख्वाबों के हवाले से पंजाब यकीनी तौर पर जाना जाता है, जिंदा दिलान के हवाले से जाना जाता है। जिंदा दिल लोग होते हैं पंजाब के। क्या कुछ इस वक्त पंजाब के पवेलियन में मौजूद है, आपको दिखाते हैं। कितने अरसे से काम ही कर रहे हैं? 50 साल हो गए साहब। और एक चादर को बनाने में टाइम कितना लगता है? टाइम पूरी दिहाड़ी लग जाती चादर। एक चादर को बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता है? पूरी दिहाड़ी लग जाती है। एक चादर कितने की बिकती है ये? एक चादर फर्को फर्की कुछ मतलब कोई 2000 दिया, कोई 4000 दिया। पाकिस्तानी सकाफत के रंग हर सू बिखरे हुए, जहां पर नजर दौड़ाएं आपको रंग ही रंग नजर आते हैं। पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की महक आपको हर जगह पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेदा। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है? मैं आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है इतना रिच है, और स्पेशली मुझे वैसे जो म्यूज़िकल है ना, डिफरेंट प्रोविंस के म्यूज़िक्स हैं और डांस हो रहे हैं कल्चरल, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोक विरसा मेला में म्यूजिक भी चल रहा है। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी। खाबे चल रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है? एवरीथिंग, मतलब कल्चर, इट्स एवरीथिंग। आई फील वैसे भी कल्चर के साथ को ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिल से खुशी हो रही है देख के, बहुत ज़्यादा। खाने पीने में क्या अच्छा लगा? कुछ खाया पिया है? नहीं, अभी तक नहीं। अभी मैं देख रही थी, डिसाइड करना है क्या खाना है। You're a foodie person by the way? Oh, I'm a foodie. तो I like टिक्का वगैरह। अच्छा, म्यूजिक भी यहाँ पे बहुत चल रहा है। वैसे तो अब म्यूजिक हर स्टॉल में लगा हुआ है, तो मिक्स अप ही हो गया है, लेकिन म्यूजिक पसंद कौन सा है? वैसे मैं पंजाबी, तो मुझे पंजाबी म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज भी आई हुई हैं, बहुत एंजॉय कर रही हैं, बहुत हल्ला गुल्ला कर रही हैं। गो कि वो फैमिलीज यहीं से ही ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो सिंधी कल्चर को, खैबर पख्तूनख्वा कल्चर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साइमा मलिक है। साइमा, मुझे बताएं कि आपने आज जो तैयारी की है वो किस हवाले से की है? वो मैंने ख़ास पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इस वक्त का कल्चर चल रहा है, और बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए, इससे नॉलेज मिलता है। बहुत सी फैमिलीज भी लोक विरसा में मौजूद हैं और एंजॉय कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और म्यूजिक भी एंजॉय कर रही हैं, खाना भी एंजॉय कर रही हैं। हम पूछते हैं इस फैमिली से कि उन्होंने अब तक क्या किया। बेसिकली हम फूड के लिए आए थे, और फूड खाने के बाद जो है हमने एक राउंड लगाया है, एंड बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा जो है लोक विरसा के अंदर स्टॉल्स अच्छे लगे हैं, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट स्टॉल्स। क्या किया आपने? शॉपिंग मैंने अभी तक तो बैंगल्स और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह किए। जो यहाँ पंजाब पवेलियन बहुत अच्छा लगा, और गिलगित बाल्टिस्तान। उसमें क्या आपको पसंद आया? खाने, गिलगित के मोमोज। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल कल्चरल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और बहुत अच्छा मज़े का सेटअप है। खाने में क्या पसंद हुआ आपको? अभी तक तो हमने सिर्फ इन लोगों ने कोन आइसक्रीम और मोमोज खाए हैं हमने। अच्छा, चिकन तो अभी क्या खाने का प्लान है अब? तो अभी हम आहिस्ता देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। चॉइसेस मुश्किल हैं, क्योंकि काफी वैसे पसंद क्या है? वैसे अभी हमने बलोची उसमें गया था जी। आई लव बलोची सब्जी। आई रिकमेंड यू दैट, बट आई डोंट नो अगर आपको पसंद है कि नहीं है। नहीं, मुझे सब्जी बहुत पसंद है, अगर आपने रिकमेंड किया तो ट्राई करते हैं। हम डेरा इस्माइल खान से आए हुए हैं यहाँ लोक विरसा मेला एंजॉय करने के लिए, और माशाल्लाह जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामात है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। यार एक सोबत है मशहूर, उसके लिए इंशाल्लाह स्पेशल टेस्ट। वो क्या होता है उसमें? मुझे भी भूख लगी है, मैंने कुछ खाना है। यखनी बनाते हैं, देसी मुर्ग का यखनी बनाते हैं, उसमें फिर रोटी काट के डालते हैं। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगा। ज़रूर आए आप हमारे साथ। क्या चीज़ पसंद आई आपको? हमें सब कुछ पसंद है, हम रिलैक्स होने आए हैं, म्यूज़िक पसंद है, चीज़ें खरीदी हैं, शॉपिंग की है ढेरों ढेर, अपने कल्चर को देखा है।
लोक विरसा मेला में पाकिस्तान के रंग, पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की सकाफत। आई एम श्योर कि आपने बहुत एंजॉय की होगी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बलोची झूमर भी डाला, सब्जी भी खाई और बहुत से गाने भी सुने। बैक टू स्टूडियो। अरे वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरह से बच्चे की तरह खड़े हो गए थे, मैंने ये भी खाया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, नजर आ रहा था कि आपने बहुत एंजॉय किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आई एम श्योर कि आपने देखने के बाद आपने कहा होगा कि काश मैं भी वहां पर होती। हाँ, ये काश जो है ना, इसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। बहरहाल सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कराची का रुख करते हैं, जहाँ पर आलमी सकाफत के रंग हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमने सकाफत के रंग आपको इस्लामाबाद में दिखाया ना, कराची भी किसी से पीछे नहीं है। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल इस वक्त वहाँ पर जारी है और क्या ही कमाल की खबरें आ रही हैं भाई वहाँ से। मैं तो नहीं जा पाई डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर लोगों की अटेंडेंस का मामला हो, जस्ट लुक एट द व्यू। लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना एंटरटेनमेंट के मौके बड़े कम है, लेकिन जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो कराची वाले हों, लाहौर वाले हों या फिर किसी और शहर वाले हों, वो कभी भी मायूस नहीं करते। अक्टूबर में ये मेला शुरू हुआ था, जो कि 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें दुनिया भर से 142 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार शिरकत कर रहे हैं। और अगर अपने पाकिस्तानी फनकारों की बात की जाए तो राहत फ़तेह अली खान है, जनाब क्या बात है, लेजेंड है। सज्जाद अली, वो भी एक लेजेंड है। आसिम अजहर की बात कर ले, यंग स्टार हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। फेस्टिवल 2 बड़ी आलमी थीम से जुड़ा हुआ है। वो थीम्स क्या हैं? जी बिल्कुल। पहली थीम ये है कि अमन और दूसरी थीम है माहौलियात। सदर आर्ट्स काउंसिल की बात की जाए, मोहम्मद अहमद शाह का इस हवाले से कहना है कि गजा 21वीं सदी का सबसे बड़ा करबला था और दुनिया भर के फनकारों ने नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाकर इंसानियत का साथ दिया है। और इस वक्त वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब, और साथ साथ ईरान के मारूफ म्यूजिशियन और कंपोजर मजीद रजा दोस्त और ईरानी म्यूजिशियन अर्श असदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद शाह साहब से। जी बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब का, और दूसरे जो म्यूजिशियन हैं उनका भी शुक्रिया। शाह साहब बताइएगा, इस जो आपने फेस्टिवल आपने जिसका इनेकाद किया है, इसका बेसिक मकसद क्या है और इसके पीछे आपका विजन क्या था? जिस मुल्क में रहते हैं इसका रोशन चेहरा सारी दुनिया से रोशनास कराएं, सारी दुनिया के आर्ट को यहाँ लेके आए। और इसमें 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, थिएटर, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, फिल्म्स, हर चीज़ में। तो ये सिर्फ ये इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। पाकिस्तानी और बाहर के आर्टिस्टों को कोलैब भी करवा रहे हैं, फ्यूजन म्यूजिक का भी इकट्ठे बन रहा है, पेंट भी इकट्ठा कर रहे हैं हमारे पेंटर और बाहर के पेंटर। इसी तरह से तो बुनियादी तौर पे जो है ना, मकसद ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर कि जी पाकिस्तान आपको पता ही है कि किस तरह के उसके दुश्मन हैं और हमारे इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और आर्टिस्ट से बड़ा सफ़ीर कोई नहीं होता। और हम चूंकि इस मुल्क का इस हवाले से बिला मुबालगा सबसे बड़ा अदारा है, बल्कि इस वक्त तो हम दुनिया में नुमाया तरीन अदारा इसलिए बन गए कि वो ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। और शाह साहब, मैं ये समझती हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल और आप लोग पूरी इंतजामिया जो इस वक्त ये काम करिए, ये वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर नज़र आ रही है। ऐसे में सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ उसी के थ्रू आप अपना बेहतर चेहरा जो है ना वो दुनिया के सामने रख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम जानते हैं, और हर कोई चाहता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स का हिस्सा बने जहाँ पे उसको अपनी सलाहियतें शोकेस करने का मौका मिले। इस फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन किस तरह से हुई है आर्टिस्ट की? असल में ये बाकायदा पर्पसफुली किया गया है। ये मुसलसल सोच विचार के बाद इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा, पाकिस्तानी आर्ट। तो इसमें अख्तर चनाल से लेके नौजवान सारे, राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली से लेके और हमारा सारा इंडिजिनस म्यूजिक, सारा क्लासिकल, सारा इंस्ट्रूमेंटल हमारा है जो इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, जिस तरह के मैंने इंट्रो में बताया भी था कि ईरानी फनकार मजीद रजा दोस्त और ईरानी म्यूजिशियन अर्श असदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ हमें अपनी सकाफती मौसीकी सुनाएं।
बात है। हाँ, क्या बात है जनाब। अच्छा देखिए, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कामरान, क्योंकि ये उर्दू नहीं समझ सकते हैं, तो मैं तारीफ करना चाह रही हूँ भाई, कमाल हमारे जितने भी उर्दू समझने वाले दोस्त हैं। और मुझे तो एक दो लफ्ज़ जो आते हैं ना फारसी के, भाई कमाल अस्त, मैं ये कह सकती हूँ, मजीद दोस्त साहब और अर्श असदी। अच्छा, मजीद जो बजा रहे हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ईरानी तार कहा जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा अगर आपको बताऊँ, इसकी जो दरअसल शक्ल है ना वो 18वीं सदी में बनी थी, और ये ईरानी मौसीकी की जो बुनियादी साज है ना उसके अंदर शुमार किया जाता है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ज़रा और ये दोनों फनकार जो है ना हमें कुछ सुना दें, अगर इनका कोई पसंदीदा साज हो वो हमें सुना दें तो बड़ी कमाल हो जाएगा, प्लीज़। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। यूजली तौर पर डिफरेंट म्यूजिक सुन के ना आपको डिफरेंट तासीर भी होती है और उसका डिफरेंट मज़ा भी आता है। यूजली हम लोग एक ही तरह के म्यूजिक सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ म्यूजिक सुनते हैं तो उसका मज़ा भी मुख्तलिफ होता है। ये अरशद असदी ने जो तुम्बक नवाजी में महारत रखते हैं और जो उन्होंने पेश किया वो चहार मज़ारिब ईरानी मौसीकी की एक सिन्फ है जो कि उन्होंने खुद तैयार की है, और इसे चहार मज़ारिब अबू अता कहा जाता है क्योंकि ये अबू अता नामी सोती दायरे या राग में बनाया जाता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आई होप कि ठीक हो, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन समटाइम्स, क्योंकि हम टेक्निकल लोग ने समटाइम्स ख़राब भी हो जाती है, लेकिन आई होप हमने कामरान ने और हमने ठीक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी। अब जाते जाते मैं चाहूँगी ये दोनों आर्टिस्ट हमें कुछ और भी सुना दें, प्लीज़। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ सर्जरीज की बात कर लेते हैं, कुछ जिद्दत की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में मेडिकल साइंस की दुनिया में एक तारीखी संगे मील उबूर कर लिया गया है, जहां पहली बार रोबोटिक सर्जरी कामयाबी से अंजाम दी गई है और पेम्स अस्पताल में जदीद टुमाए सर्जिकल रोबोट की मदद से यह सर्जरी की गई है और इस सर्जरी ने पाकिस्तान को जदीद तरीन इलाज की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया है। बड़ा ज़रूरी भी था भाई, वक्त की ज़रूरत मैं हमेशा कहती हूँ, और जब भी टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा काम हो रहा होता है ना और टेक्नोलॉजी इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रही होती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। और अगर थोड़ा सा लगे ना, मुझे ख़ास तौर पर, अक्सर आपको तो पता ही है, आप जितने भी देखने वाले हैं, कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो या फिर इंसानों को दबाने के लिए उनकी नौकरियाँ चली जाएँ तो भी डेफिनेटली हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये खबर अच्छी खबर है तो इसके ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं। इस अहम सर्जरी में बरतानिया से आए हुए बैनुल अक़वामी माहिरीन ने भी हिस्सा लिया, जबकि पेम्स के प्रोफेसर्स ने भी इसके अंदर अपना रोल प्ले किया। रोबोटिक सर्जरी जो है ना सिर्फ मरीज़ के लिए इंतहाई महफूज मानी जाती है, बल्कि इसमें खून बहने का ख़तरा भी ना होने के बराबर रह जाता है और मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाता है। अब ये सर्जरी हुई किस तरह से, क्या ये पाकिस्तान में पहली मरतबा है या इससे पहले भी हो चुकी है? बहुत सारे मेरे सवालात हैं इस सर्जरी से रिलेटेड और थोड़ी सी मैं स्केप्टिकल भी हूँ कि एक रोबोट अगर इंसानी जिस्म पर सर्जरी कर रहा है तो वो ख़तरनाक तो नहीं हो सकता है, कहीं उसमें कोई चांसेस तो नहीं है? ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ इनाम शामी साहब, रोबोटिक सर्जन भी हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें यूके से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मतीन शरीफ साहब, उनको भी हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर आपकी इजाज़त से अगर मैं डॉक्टर मतीन से आगाज़ करना चाहूँ। डॉक्टर मतीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद कहूँगी देखने वालों को भी और आप लोगों को भी कि टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी जिद्दत आ गई है कि वो इंसानी सेहत के लिए या इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के इलाज के लिए इसके ऊपर काम हो रहा है। थोड़ा सा ज़रा बताइए इस रोबोटिक सर्जरी के बारे में। देखिए, रोबोटिक सर्जरी नई नहीं है, ये कम से कम अभी 25 ईयर से चल रही है। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो 2001 में हुआ, मगर हम ओनली रिसेंटली ये पाकिस्तान में आई है। इनफैक्ट मैं काफ़ी शुक्रमंद हूँ कि SE2 में मैंने ये आज से को तकरीबन 15 साल पहले
एक और किस्म का रोबोट था, उसको इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक सर्जरी की थी, मगर पाकिस्तान में इसको काफ़ी स्लोली अडॉप्ट किया गया है। अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ इस वक्त 100 से ऊपर रोबोट्स हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है, अभी को तकरीबन 16 17 तक रोबोट्स हैं, मगर ये फेडरल इलाके में पिंडी इस्लामाबाद में ये जो सर्जरी हमने की पीम्स पर, ये जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इमरान सिकंदर, और ये सर्जन आपके जो सामने बैठे हुए हैं प्रोफेसर आतिफ शमी, इनके तावन से अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड हिस्ट्री। इससे पहले लाहौर में, जैसे प्रोफेसर शमी कह रहे थे, वहाँ से हमने टेली सर्जरी की। देखें, इसका फ़र्क ये है कि टेली सर्जरी जो सर्जन है वो रिमोटली बैठ सकता है थ्रू द इंटरनेट। इनफैक्ट आपको लाजमी नहीं है कि उसी मुल्क में हो, तो ये अभी चल पड़ी है। अच्छा डॉक्टर, थोड़ी सी क्लैरिटी मैं चाहूँगी। वैसे तो डॉक्टर आतिफ हमें बता ही रहे थे, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रा इसमें दीजिएगा। अगर जब रोबोट से ऑपरेट करने की बात आती है तो हमें मेरे जैसे इलिटरेट, जो मेडिसिन में बिल्कुल इलिटरेट बंदा है, उसको लगता है कि शायद बिल्कुल रोबोट ने ही की है। क्या ये ह्यूमन सुपरविजन के अंदर हुई है? 100%। और मैं थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगा, लेकिन इसका जो कामयाबी का रेट कितना है? बेसिक तौर पे जब आप फिजिकल वहां पर मौजूद होते हैं और जब आप इस तरह से टेली रोबोटिक के थ्रू आप जब सर्जरी करते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट होते हैं उसमें कोई फर्क आता है, या फिजिकल होने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर टेली से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं? नहीं, देखें, अगर सर्जन जो है वो एक्सपर्ट नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। सर्जन को भी ट्रेनिंग चाहिए। रोबोट जो है ना, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, ये ऑटोनमस नहीं है। ये नहीं है कि आप बटन दबाएंगे तो रोबोट अपने आप जो करना चाहे करेगा, जिसमें ज़्यादा डेंजर भी है। ये मास्टर स्लेव रिलेशन, मकसद ये है कि सर्जन कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल पैनल्स को। अगर सर्जन रोबोट से हाथ उठा दे, रोबोट कुछ नहीं करेगा। सो इट्स नॉट डेंजरस इन दैट रिस्पेक्ट। बाकी जो आपने पूछा कि इसकी सक्सेस रेट, देखें, अगर आपके पास एक एक्सपर्ट ओपन सर्जन है और उसको आप कंपेयर करते हैं एक नोविस रोबोटिक सर्जन को, तो आप मुझे बताएं रिजल्ट किसके अच्छे होंगे? ओपन सर्जन के अच्छे होंगे, जाहिर है। मगर वंस सर्जन इज ट्रेन्ड अप, उसके रिजल्ट ओपन सर्जरी से ये पब्लिकली अभी प्रोफेशनल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसमें लिटरेचर काफ़ी आ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी के रिजल्ट सुपीरियर है कंपेयर टू ओपन जो ट्रेडिशनल सर्जरी होती है। देखें, आप खुद सोच लें, अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा कट नहीं करना पड़ेगा, उसका दर्द ज्यादा होता है, खून यानी ट्रांसफ्यूजन रेट ज्यादा होता है, हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होगी, कॉस्मेटिकली रिजल्ट अच्छा नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इंसान को हर रोज काम करना पड़ता है लाजमी, अच्छा वो उसका देखें ना, अगर ओपन सर्जरी करेंगे हो सकता है कितने माह वो वापस काम पर ना जा सके। रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट यही है कि जो रिकवरी है फास्टर है, जो ओवरऑल कॉस्ट है रोबोटिक सर्जरी की, इनफैक्ट वो ओपन सर्जरी से कम है। अगर आप पूरा पिक्चर देखें, अगर आप सिर्फ देखें जो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं। मगर अगर ओवरऑल एब्सोल्यूट देखें, मतलब के रिजल्ट्स जो हैं बेसिक तौर पे वो ज्यादा अच्छे हैं रोबोटिक सर्जरी के। मैं चाहूंगा कि आतिफ इनाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आतिफ साहब, अब रोबोटिक सर्जरी के बारे में तो बता यही रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो आम सर्जरी से जो आप फिजिकल करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आता है। आम आदमी तक इसकी रसाई कितनी है पाकिस्तान में, या फिर मखसूस मराकज़ हैं जहाँ पर ये सर्जरी की जा सकती है? जी, पहले तो आपका हम टीवी का शुक्रिया मुझे बुलाने का, और यहाँ पे मैं पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये रोबोटिक सर्जरी की लाइव मास्टर क्लास हो सकी। और फिर डॉक्टर मतीन शरीफ, डॉक्टर जावेद बरकी और डॉक्टर शमीम जो यूके से आए और उन्होंने ये ऑपरेशन यहाँ पे अंजाम दिया। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। आम आदमी के लिए अभी एक्सेस नहीं है पाकिस्तान में, सिवाय लिमिटेड सेंटर्स हैं, जैसे SIUT है कराची में, गम्बर्ट है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेटअप्स हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी इसकी एक्सेस आम आदमी के लिए फ़िलहाल बहुत ही लिमिटेड है। JPMC में भी रोबोट है, वहाँ पे आम आदमी करा सकता है, लेकिन इस रोबोटिक सर्जरी का अभी तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली सर्जरी है। लेकिन चाइनीज़ के आने के बाद मल्टीपल जब रोबोट मैन्युफैक्चरर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो अब ये प्राइस नीचे आ रही है कंपटीशन की वजह से। तो इट्स हाई टाइम
कि अब हम पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल, पिम्स जैसे सरकारी अस्पताल, जहाँ पे ऑलरेडी खुशी की खबर ये है कि PC1 अप्रूव हुआ है, पिछले हफ्ते अप्रूव हुआ है, और वहाँ पे ये रोबोट्स लगा के हम आम इंसानों को या पब्लिक को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। उससे खवास भी बेनिफिट उठाएंगे, सिर्फ आम ही नहीं। खवास को पहले खास ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, अगर यहीं पे हो जाएगा तो उनका वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। के लिए हम कह सकते हैं उनकी अपनी चॉइस भी है ना, दे कैन अफोर्ड इट कि वो अगर बाहर जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि इंसान जो है मुहज़्ज़ब तब हुआ जब तारीख में पहली मरतबा उसकी हड्डी जुड़ी हुई मिली, पता चला कि उसकी हड्डी जुड़ गई, वहाँ से इंसान के इलाज का पता चला कि दूसरों का भी ख्याल कर सकता है। और तब से लेकर अब तक हमने इतनी तरक्की कर ली है माशाल्लाह से, अब हम रोबोटिक्स जो है ना वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन के शोबे के अंदर। प्रिसीजन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या इसके अंदर कोई ऐसा चांस भी होता है कि खुदा ना खास्ता रोबोट जो है ऑल्दो सुपरविजन के अंदर होता है, बट अगेन रोबोट्स के अंदर फिर AI भी हमें नज़र आता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे कैन थिंक देमसेल्व्स, तो ये वाली खतरा इसके अंदर तो नहीं है इस रोबोटिक सर्जरी? खुद से फैसले वो ले सकता है रोबोट भी? जी अभी ये थोड़ा वक्त से पहले है कि खुद से फैसले ले। अभी मैं आती हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जी रोबोटिक में जितनी भी सर्जरी है ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। बेसिकली जो सर्जन वहाँ मौजूद है उसका दिमाग उसको डायरेक्शंस दे रहा है। अगर सर्जन का दिमाग सही फैसले कर रहा है तो आगे सही फैसले हो रहे हैं। ये और बात है कि रोबोट इस्तेमाल करने से मुझे प्रिसीजन ज़्यादा मिलती है लेप्रोस्कोपी की निस्बत और ओपन सर्जरी की निस्बत। डॉक्टर मतीन की मैं कुछ आवाज़ समझ नहीं पा रहा था स्टूडियो में, लेकिन देखें जब भी हम ओपन सर्जरी करते हैं तो बड़ा कट देते हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा कट होगा उतनी जख्म से रिलेटेड पेचीदगियां होंगी। रोबोटिक सर्जरी के अंदर जख्म पे प्रेशर भी नहीं आता क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके मूव करते हैं। अगर आपका टीवी स्क्रीन दिखा सके, ये देखें इंसानी हाथ की लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जब हम स्टिक्स यूज करेंगे तो वो इस एंगल में जाएंगी, लेकिन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट अंदर 360 डिग्री मूव करते हैं। और अगर मैं इधर हूँ तो देखिए मेरा कंट्रोल नहीं है इंस्ट्रूमेंट पे, मेरे हाथ की ग्रिप खुद चेक कर लीजिए तो, लेकिन वहाँ पे हम किस भी एंगल पे ले जाए रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को, उसमें कंट्रोल और प्रिसीजन पूरी रहती है। अच्छा मेरा क्योंकि बड़ा क्लोजली एक्सपीरियंस रहा है, मेरे अब्बू की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी काफी पहले 2003-4 के अंदर, तो उसमें कट बहुत बड़ा होता है, आई नो दैट, पैर में भी और आपके चेस्ट में भी। चंद सेंटर्स में दुनिया में रोबोटिक कार्डियक सर्जरीज भी हो रही हैं। अच्छा इसमें ये भी हो रही है। अच्छा डॉक्टर मतीन की तरफ आ जाए। डॉक्टर मतीन, ये जो कट इसके अंदर लगता है रोबोटिक सर्जरी के अंदर, जो मैं डॉक्टर आतिफ से भी बात कर रही थी, कट छोटा होता है एंड देन उसके अंदर जो रिकवरी के बारे में आप बता रहे थे वो बताइएगा, क्या रोबोटिक सर्जरी में उससे बहुत कम वक्त लगता है रिकवर करने में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए? देखें रोबोटिक सर्जरी के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। एक जो है विजन, यानी जो आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी सुपीरियर है, उस आप कभी मैच नहीं करते ओपन या इवन लेप्रोस्कोपिक जो स्टैंडर्ड की वो सर्जरीज को कहते हैं। सो विजन इज ग्रेट। नेक्स्ट उसकी प्रिसीजन आपने बात की ना, वो इतनी जबरदस्त है कि अगर आपके हाथ में ट्रेमर्स भी हो ना, जैसे उम्र के तकाजे होते हैं कुछ लोगों को, तो वो ट्रेमर भी फिल्टर कर देता है, यानी नो अनवांटेड मूवमेंट होता है और कोलैटरल डैमेज बहुत कम, मतलब स्टेबलाइज भी करता है वो हाथ को। गुड विजन, ग्रेटर प्रिसीजन। और थर्ड आपको एर्गोनॉमिक कंट्रोल, सर्जन जो है बड़े कंफर्टेबली सीट पर बैठा हुआ है, अच्छा उसको थकावट नहीं आती, अगर थकावट नहीं आती उसका परफॉर्मेंस नेचुरली बेहतर होगा। सो दीज थिंग, ये दो 3 चीजें इफ यू पुट देम टुगेदर इट प्रोड्यूसेस बेटर क्लिनिकल आउटकम्स। तो कट भी छोटे होते हैं, अच्छा वो हीलिंग भी बेहतर होती है, कोलैटरल डैमेज भी कम होती है, और पेशेंट की रिकवरी जो है ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो बेहतर होती है रोबोटिक सर्जरी के साथ। देखिए दूसरी बात जो है ना अभी हमने जिस पर नहीं बात की वो है ट्रेनिंग। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप एक ऑपरेशन देखेंगे तो दूसरा सर्जन खुद कर लेगा, इसकी बकायदा ट्रेनिंग चाहिए। और अभी मसला ये है कि पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है मगर प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मेरी कोशिश ये है, और मैं तकरीबन पिछले 20 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनोवेशन पाकिस्तान में आए। सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, अभी रोबोटिक्स आ गई, उसके साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, और कम से कम एक नहीं हर प्रोविंस में एक होना चाहिए। वो डॉक्टर आतिफ ने खुशखबरी सुना दिया ना कि PC1 अप्रूव हो गया है, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके अंदर मजीद बेहतरी आ जाएगी। इन द एंड अगर आप जल्दी से थोड़ा सा कंक्लूड इसको कर दें डॉक्टर मतीन, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर रोबोटिक सर्जरी की जाएगी स्पेशली दिल के लिए अगर हम बात करें, तो क्या उसके अंदर इसके चांसेस भी कम होंगे, रिस्क कम हो जाता है? डेफिनेटली अगर ट्रेनिंग सही हो पूरी टीम की, अगर ट्रेनिंग सही ना हो तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं।
सो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, उसके साथ ट्रेनिंग की बात है। मैं आखिरी बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त टैलेंट है। पाकिस्तान के जो है ना, जो यंगर पॉपुलेशन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर मुझे भी देखें, मैं भी ओरिजिनली वहाँ से निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है डायरेक्टर हूँ एक ट्रेनिंग सेंटर का। तो पाकिस्तान में अच्छे सर्जन हैं, जैसे आपके सामने एक बैठे हुए प्रोफेसर शमी, मगर इनको मौका चाहिए। तो मैं तो गवर्नमेंट को ये अपील करूंगा, इनकी PC1 तैयार है, पैसे रिलीज करें, ये आम आवाम के लिए इसका बड़ा फायदा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये काम होना चाहिए। और पिम जो है फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रीमियर टर्शियरी रिफरल सेंटर है, तो इसमें डेफिनेटली एक नहीं, मेरी विजन तो है कई और रोबोट आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोगों के साथ ये जो हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस और ऊपर जाएगी और इंशाल्लाह ये तरक्की पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी कि इस तरह से लोगों के सामने स्टेक होल्डर्स तक ये जो अचीवमेंट्स हैं इनको पहुंचाया जाए और बताया जाए कि भाई हमारे पास बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। एंड आई बिलीव NHS के अंदर तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भरमार है और बड़ा अच्छा काम भी वहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ और आपके इल्म में आनी चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ पेशेंट के बेनिफिट के लिए नहीं है। आपके जो सर्जन्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। एक सर्जन की लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो जाती है जब वो रोबोटिक सर्जरी करता है। जी, वो उसका करियर प्रोलॉन्ग होता है ऑन एवरेज 8 to 10 years. So surgeons who get retired at 60 can easily work till 70 and 80 years. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो आपने नया टॉपिक छेड़ दिया, इसके ऊपर हमें एक और सेगमेंट रख लेना चाहिए आने वाली एपिसोड्स के अंदर। डॉक्टर आतिफ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस। एंड डॉक्टर मतीन, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। एक तो वहाँ पर हमें पता है अर्ली मॉर्निंग है, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, एंड कंग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। जनाब, दुनिया जो है ना वो तरक्की कर, टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान जब कैचअप कर रहा होता है ना साथ साथ टेक्नोलॉजी के, तो मुझे तो बड़ी खुशी और फासले जो है ना वो इलाज में रुकावट नहीं बनेंगे। दैट्स द मेन थिंग। और जो सारी बात का क्रक्स ये है कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स की ह्यूमन रिसोर्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर कि जो हमारे हुकूमत है वो भी इस हवाले से सोच रही है। पाकिस्तान को जदीद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है हैदराबाद से, जिसका इलाका है लतीफ़ाबाद 10 नंबर, जहां पर हफ्ते के रोज़ पटाखों के कारखाने में होने वाले खौफनाक धमाके में जहां बाक अफराद की तादाद 9 हो गई है, जबकि 4 मरीज इस वक्त भी जेर इलाज हैं। कारखाना मालिक और उसके पार्टनर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अली रजा की तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन पर देख रहे हैं और अभी तक क्या हुआ है वहाँ पर। देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में हफ्ते के रोज़ शाम 4 बजे करीब पेश आया था। लतीफ़ाबाद 10 नंबर का ये बचाव बने करीब का इलाका है, कच्चे का दरिया का पैट है, जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कारखाना कह लें या ऐसे गोदाम कह लें, जहाँ पर आतिशबाजी का सामान बड़ी तादाद में जो है वो बनाया जा रहा था। वहाँ से पूरे शहर में माल सप्लाई किया जा रहा था, जहाँ पर एक खौफनाक धमाका हुआ है। इलाका मकीन और एनी शाहिदीन कहते हैं एक धमाके के बाद जो कि वो बहुत सारे धमाके हुए हैं। आतिशबाजी का सामान चूँकि मुसलसल वहाँ पे धमाके हो रहे थे, उसके अंदर इसमें जो ज़मीन थी, धमाका इतना खौफनाक था कि जो जिस कारखाने में ये काम चल रहा था मुकम्मल तौर पर चंद सेकंडों में जो है वो ज़मीन बहुत हुआ। कारखाना मजमूई तौर पर अमवात की तादाद जो है इस हादसे में 9 तक जहाँ पहुँची गई। रात पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो बताया गया कि सरकारी मुद्दत में थाना 20 सेक्शन पे जिस इलाके में वाक़या पेश आया, उस थाने की हदूद में जो फैक्ट्री मालिक हैं और उसके 4 पार्टनर्स हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो फैक्ट्री का मालिक है कारखाने का असद, वो हो सकता है कि उस वाहन अंदर मौजूद हो और वो भी हलाक हो गया हो, मगर अब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो अब बताया जा रहा है कि शहर में जो गैरकानूनी फैक्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं, शॉप्स हैं आतिशबाजी की, न सिर्फ आतिशबाजी के बल्कि जो गैर कानूनी LPG की शॉप से उनके खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त 4 जख्मी हैं जिनका हैदराबाद से में इलाज जारी है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। और इंतहाई तकलीफ होती है जब भी किसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से इंसानी जान चली जाए, और यहाँ पर 9 जाने गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, आई होप कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आए और उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन द थिंग इज दैट कि अब वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। इससे पहले वो कहां पर थे? द पॉइंट इज दैट कि जब कोई वाकया पेश आ जाता है, जानों का नुकसान हो जाता है, उसके बाद इंतजामिया एक्टिव होती है, लेकिन उससे पहले कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्लोजिंग का मुझे कहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान और आयशा को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।